नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एसआईआर नोटिस के बारे में। यानी एसआईआर नोटिस जिनके जिनके पास गई है वो अगर कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो उनको जो है का जवाब स्वीकार कर लिया जाएगा और उनका नाम लिस्ट से नहीं कटेगा। इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर समझ में आ जाए। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगी जिनको भी नोटिस गई है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 2025 की विधानसभा निर्वाचन यानी वोटर लिस्ट, ठीक, उसमें जितने लोगों के नाम थे उन्हीं को ये गणना प्रपत्र दिया गया था। ऐसे ही आप लोगों को भी मिला होगा। ठीक, गणना प्रपत्र के बारे में समझ लीजिए। आपके बीएलओ ने आपको 2 गणना प्रपत्र दिया होगा। एक गणना प्रपत्र आपने उनको दिया होगा, एक गणना प्रपत्र आपके पास में होगा जिसपे बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। तो पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहीं से जो है नोटिस का जवाब मिल जाए, ठीक, क्योंकि नोटिस किनको किनको गई है मैं वो भी बताने वाली हूँ। तो ये समझ लीजिए, जैसे जितने भी लोग 2025 की विधानसभा निर्वाचन की सूची में थे उनको गणना प्रपत्र दिया गया। गणना प्रपत्र में क्या क्या जानकारियां थी? 2025 का डेटा जो भी आपका था, जिस भी विधानसभा में आपका नाम था और जिस भी क्रम संख्या पे था, वो सारा चीज यहाँ पे आपका फिल था और आपका एपिक नंबर भी यहाँ पे फिल था। आपको क्या भरना था? आपको सिंपली भरना था आपकी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम और पति या पत्नी का नाम अगर आपकी शादी हुई है तो। इतनी चीजें आपको भरनी थी। देन नीचे यहाँ पे 2 कॉलम थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, नीचे 2 कॉलम है। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ठीक, और पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ था या पूरे भारत में जब भी एसआईआर हुआ था, क्योंकि एक साथ पूरे राज्यों में एसआईआर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ राज्यों में हो रहा है, ठीक, 2-3 हो सकता है, 7, 8, 9, 10 क्लियर नहीं मुझे पता है, बट भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ कई और राज्य भी हैं। तो उसके उसके पिछला एसआईआर उसके पहले जब हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, कुछ राज्यों में 2004 में भी एसआईआर हुआ था, कुछ राज्यों में 2002 में भी एसआईआर हुआ था। मतलब पिछला एसआईआर कब तक चला था? 2 से 4 के बीच में। तो इसमें ये पूछा गया है कि पिछले एसआईआर में अगर आपका नाम था मतदाता लिस्ट में तो आप उसको डिटेल भर दीजिए। अगर आपका नाम नहीं था तो आपके पेरेंट्स या उस पेरेंट्स के पेरेंट्स, यानी या तो आपके माता का नाम हो तो उसको लिख दीजिए, या पिता का नाम हो तो उसको लिख दीजिए, या दादा का नाम हो तो उसको लिख दीजिए, या दादी का, या नाना का, या नानी का। 6 लोग। आपका नाम पिछले एसआईआर की सूची में नहीं था तो आप 6 में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका उस टाइम पे किस बूथ में आपका वोट पड़ता था 2003 में। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता हमारे पापा मम्मी का कहाँ पे वोट पड़ता था, तो आप क्या कर सकते, वो अपने बीएलओ की हेल्प ले सकते थे। जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी होके आई हैं, वो अपने यहाँ के बीएलओ से हेल्प ले सकते थे, ठीक। इसको विवरण को भरना था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको ये गणना प्रपत्र मिला होगा, आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण। यहाँ पे देखिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन आवेदकों को नोटिस क्या लिखा हुआ है, उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। ये मतलब पहले ही लिखा हुआ था, ऐसा नहीं था कि नोटिस आपको तत्काल भेज दी गई। जब आपको गणना प्रपत्र दिया गया था तभी आपको, पीछे जिन्होंने भी देखा था उनको पता था कि नोटिस भेजी जाएगी। हम लोगों ने भी देखा था और बताया था कि नोटिस आएगी, जो गलत डेटा भरेंगे। तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने इसको सीरियस लिया और इसको सही से भर के दिया, कुछ लोगों ने इसको केवल मतदाता पर्ची समझ लिया। मतलब जो गणना प्रपत्र है, कुछ लोगों ने इसको क्या समझा, गणना मतदाता पर्ची समझ के और अपने घर में रख दिया, कहीं खो गई कि नहीं लोगों को, कि कुछ लोगों का पता नहीं क्या हो गया। कुछ लोगों ने सीरियसली लिया और इसको भरा। और आपको बता दें, कुछ लोगों का तो बीएलओ ने अपने आप से उनका डेटा फिल किया है। मतलब ये था कि आप बीएलओ की हेल्प लेके डेटा फिल करिए। बट अच्छा ये बताइए, आपके बीएलओ अगर हैं, आप मान लीजिए पुरुष है और आपका उसी गांव में निवास करते हैं, आपका बीएलओ उसी गांव का निवासी है,
बट आपका डेटा तो आपका बीएलओ भर देगा, बट आपकी वाइफ जहाँ से आई हुई है उसके मायके का डिटेल वो बीएलओ कहाँ से भर पाएगा? आपको देना पड़ेगा ना डिटेल। तो अधिकतर जितनी भी नोटिस गई हैं महिलाओं को ही गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मायके का डेटा इसमें भरा ही नहीं है। हाँ, तो बात आती है कि किनको किनको नोटिस भेजी गई है। जिन्होंने ये डेटा जो है भरा नहीं है उनको नोटिस गई है। जिन्होंने ये डेटा गलत कर दिया है, नीचे वाला पिछले एसआईआर का डेटा गलत कर दिया है। कुछ जगह क्या हुआ है कि महिलाओं ने अपने माता पिता का नाम ना डाल के अपने ससुर का नाम डाल दिया है, और ये हुआ है, हमने खुद देखा हुआ है। यहाँ पे माता या पिता या दादा दादी नाना नानी यानी मायके की डिटेल पढ़नी चाहिए थी, तो महिलाओं ने क्या किया, अपने ससुर का नाम डाल दिया। उनको नोटिस गई है कि उन्होंने डेटा गलत भरा हुआ है, ठीक। या कुछ लोगों ने सही डिटेल भरा हो बट ये भाग संख्या इसमें गलती कर दी हो, तो उनको नोटिस गई है। तीसरा, ये जिन्होंने भरा ही नहीं है उनको भी नोटिस गई है। मतलब ऊपर का तो भर दिया, नीचे वाला बीएलओ के ऊपर छोड़ दिया, बीएलओ भरेंगे। बीएलओ ने भरा, लेकिन बीएलओ किसका भर सकता है? अपने यहाँ के जो उनके जेंट्स है उसका भर सकता है, उसको नोट, ठीक। लेकिन महिलाओं का कहाँ से भरेगा? आप लोग समझ लीजिए। तो इनको नोटिस गई है। और कुछ को कहाँ से, कुछ लोगों ने पूरा भर के दिया होगा, हो सकता है बीएलओ ने ना भरा हो। देखो, ये भी हो सकता है कि बीएलओ ने ना भरा हो गलती से, इस वजह से आपको नोटिस गई हुई। कोई भी कारण हो सकता है आपको नोटिस जाने के पीछे। मतलब आपने पूरा भर के दिया हो बट बीएलओ ने ऑनलाइन पूरा नहीं किया, उन्होंने ऑप्शन 3 पे जो है क्लिक कर दिया, तब भी आपको नोटिस गई होगी। तब आपको अब क्या करना है, ठीक। आपको अब क्या करना है, जिन्होंने नीचे का विवरण भर के दिया था, पूरा भर के दिया था, ठीक, उनके पास रिसीविंग होंगी, वो देखेंगे। अगर वो वही लेके चले जाएंगे, ये नीचे का विवरण लेके चले जाते हैं, ठीक। नोटिस का जवाब के बारे में बता रही हूँ। पहला क्या, जिन्होंने पूरा विवरण सही सही भर के दिया हुआ है, यानी कि अपना और अपने पेरेंट्स का यहाँ पे भर के दिया हुआ, या अपना ही भर के दिया, पूरा भरा हुआ है बट उनको भी नोटिस गई है, तो वो क्या करेंगे, वही पिछले एसआईआर की जो सूची है उसका फर्स्ट पेज फोटो कॉपी करा लेंगे, कि जिस पेज पे उनका नाम है उस पे उसको फोटो कॉपी करा लेंगे, ठीक। और वो लेके चले जाएंगे तो उनका जवाब सबमिट हो जाएगा, ठीक। उनका जवाब सबमिट हो जाएगा अगर वो पिछला मतदाता का, पिछले एसआईआर का डिटेल लेके जाते हैं। साथ में अपना आधार भी लेते चले जाइएगा, जिससे मतलब आपका पहचान का भी प्रमाण हो जाए। क्योंकि उस साफ तौर पे था, जब आपको गणना प्रपत्र दिया गया था तब आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया था, और जो है केवल भर के देना था, सही डिटेल भर के देना था। और उसी में लिख भी दिया गया था जिसका गलत मतलब कि भरा जाएगा या जिसका नहीं भरा जाएगा उसको नोटिस भेजी जाएगी, और उसको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये नहीं कि अचानक से कुछ भी हो गया, आपने नहीं पढ़ा वो आपकी गलती है या कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अब जब आपको नोटिस गई है तो कैसा कैसा जवाब देना है ये मैं बता रही हूँ। जिन्होंने पूरा डेटा सही से फिल करके दिया था वो पिछले एसआईआर का डिटेल लेके चले जाएंगे, उनका जो है जवाब सबमिट हो जाएगा। अब बात आती है जिनका डेटा उपलब्ध नहीं है, जिन्होंने भर के नहीं दिया हुआ है, अब वो क्या करेंगे। सॉरी, आज जुकाम है मुझे बट मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, तो फिर तीन स्थितियां आती है। एक है आपका जन्म 1/7/1987, ठीक, से पहले अगर हुआ है, 1/7/1987, एक टाइम लाइन याद कर लीजिए, 1/7/1987 से पहले, फिर उसके बाद में 1/7/1987 के बाद बट 2/12/2004, ठीक, 2004 के पहले, मतलब 1/7/1987, 2/12/2004, इसके बीच में जिनका जन्म हुआ उनको एक मान लीजिए। थर्ड है 2/12/2004 के बाद। आप लोग अपना गणना प्रपत्र देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1/7/1987, जिनका भी जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है, नोटिस जिनको गई है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। उनको क्या करना है, अपना आधार लेना है, आधार में देखना है उनकी डीओबी क्या है। 1/7/1987 है तो उनको क्या करना है, कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, ठीक, कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। कौन सा देना अभी मैं बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद में जिनका जन्म 1/7/1987 के बाद बट 2/12 यानी 2 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है, उनको कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, बट 2 लोगों को देने हैं, यानी कि अपना भी डॉक्यूमेंट देना है और अपने माता या पिता में से किसी का भी जिसका उपलब्ध हो उसका डॉक्यूमेंट देना है। 2 लोगों का देना पड़ेगा, 1/7/1987 के बाद और 2/12/2004 से पहले। जिनका जन्म 2/12/2004 के बाद में हुआ है उनको क्या करना है, सॉरी,
जिनका जन्म 12/2004 के बाद में हुआ है उनको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट और अपने माता और अपने पिता 3 लोगों का डॉक्यूमेंट देना है। ठीक, यहाँ पे 11 डॉक्यूमेंट्स है, 11 में से एक डॉक्यूमेंट ही देना है, बट अपना भी अपने मम्मी पापा का भी, ठीक, 3 लोगों का देना है। फर्स्ट कैटेगरी है केवल अपना देना है, सेकंड कैटेगरी है अपना और अपने पेरेंट्स में से किसी एक का, थर्ड है अपना और अपने पेरेंट्स का, दोनों लोगों का। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, जैसे किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र। जैसे अगर आप सरकारी सेवक हैं, ठीक, या कोई बड़ी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे BHEL, HAL, कोई भी कंपनी है, अगर उसमें आप मतलब कर्मचारी रहे हो तो उसका पहचान प्रमाण पत्र दे सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो उसका पहचान प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं तो आप अपना पेंशन प्रमाण पत्र भी, पेंशन का मिलता है ना, PPO, उसको भी दे सकते हैं। भुगतान, पेंशन भुगतान आदेश, PPO और पहचान पत्र, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। ठीक, या अब देखो ये सेकंड नंबर जो है ये टिपिकल है। इसमें कहा गया है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बैंक या डाकघर या LIC या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, जैसे डाकघर का पासबुक हो गया और LIC हो गया और कुछ NSC बनवाते हैं, ये सारी चीजें। बट इसमें क्या है, टाइमलाइन है 1/7/1987 के पहले, और मुझे नहीं लगता कि 1/7/1987 के पहले किसी का भी होगा बैंक पासबुक। ठीक, बहुत पुराने लोग ही होंगे जिनको एक ही चीज देना होगा 1/7/1987 के पहले, यानी जाहिर सी बात है कि उनको केवल एक डॉक्यूमेंट देना है उनकी, और जिनका भी है तो इनमें से ही उनका मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलता तो हो सकता है उन्होंने NSC करवाई हो, LIC करवाया हो, उसका कोई हो तो, लेकिन 1/7/1987 जारी दिनांक क्या हो, 1/7/1987 के पहले का हो। इसमें ये है, बहुत लोग पासबुक लेके आ रहे हैं बट पासबुक नहीं, मतलब अभी आप लेके आ रहे हो, इसमें ये नियम है कि 1/7/1987 के पहले जारी किया गया हो। ठीक, कोई एक चीज। अब थर्ड है जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसको लेके जा सकते हैं। फोर्थ है पासपोर्ट, अगर आपके पास है उसको लेके जा सकते हैं। फिफ्थ है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाई स्कूल या 12वीं का जो है प्रमाण पत्र, आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हाई स्कूल फेल है तो उसको भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है जिसमें आपके मम्मी पापा और आपकी जन्म तिथि, इतनी सारी चीजें मेंशन हो। प्रमाण पत्र लेके जाना है, ना कि अंक पत्र लेके जाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे हमको लगता है 2011 या 2009-10 के पहले जो है क्या होता था, सर्टिफिकेट अलग आता था, अंक पत्र अलग आता था, तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, फेल पास का अंक पत्र नहीं लेके जाना है। ठीक, फिर उसके बाद में 6th नंबर है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। ठीक, निवास प्रमाण पत्र आप जो है उसमें लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब कि एक होता है रेजिडेंस नहीं, निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, उसको आप लगा सकते हैं। फिर है अगर वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये कुछ राज्यों में लागू होगा, कुछ जगहों पे, मतलब हर जगह तो वन अधिकार नहीं होगा, जिस भी एरिया में आता हो वन अधिकार प्रमाण पत्र उसको आप लगा सकते हैं अगर आपका बना हो। 8 नंबर है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र। ठीक, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद में है 9th नंबर है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी कि जहाँ पे भी NCR, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, जिन भी राज्यों में बना है, अगर उसमें आपका नाम है तो आप उसको भी लेके जाके दे सकते हैं। बट उत्तर प्रदेश में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में नहीं लेके जाना है। ठीक, अब है 10 नंबर पे है राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। ठीक, तो आप परिवार रजिस्टर लेके आप दे सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कुछ परिवार रजिस्टर हर राज्य में है या कुछ राज्यों में है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन, ये मतलब ये दिया गया है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का ही है, ये देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने अगर दिया है तो हमको ये लगता है कि परिवार रजिस्टर तो हर राज्य में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनके यहाँ परिवार रजिस्टर नहीं है, तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप बताइएगा आप किस राज्य से हैं और आपके यहाँ परिवार रजिस्टर है कि नहीं है।
फिर उसके बाद में है 11 नंबर पे सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, जैसे आपकी अगर खतौनी है या घरौनी है, ऐसी कोई भी चीज है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपको आवास मिला हुआ है, आपको पट्टा मिला हुआ है, तो ऐसी चीजें आप लगा सकते हैं। फिर 12 नंबर पे आता है आधार के लिए आयोग की पत्र संख्या 23/2025, मतलब 12 नंबर का कुल मिला के सार यही है कि आधार भी आप लगा सकते हैं, बट उसको जो है आपका जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन होता यही है कि आधार, जन्म प्रमाण पत्र सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बट जन्म तिथि के रूप में नहीं माना जाएगा, ठीक। 13 नंबर है बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, यानी बिहार में अभी हाल ही में जो है इसी साल जो है एसआईआर हुआ है। अगर आपका या आपके पेरेंट में से किसी का नाम वहाँ की निर्वाचक सूची में है, एसआईआर सूची में है बिहार में, तो आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। यानी नोटिस का जवाब देने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज आप दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। एक तो है परिवार रजिस्टर, एक है निवास प्रमाण पत्र, आप अगर हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल पास का, और हाँ सबसे सरल चीज तो खितौनी है। आप लोग खितौनी आराम से निकाल सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं जिनको उनके मायके का डिटेल नहीं मिल पाया है, और उनकी जाहिर सी बात अगर एक साथ 1987 से कम एज उनकी है, तो उनको अपने माता या पिता में से किसी का देना होगा, तो खितौनी भी निकाल के लगा सकती हैं, खितौनी उनका मान लिया जाएगा, ठीक। अपने मम्मी या पापा की खितौनी अगर लगा देंगी, खितौनी मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो बच्चे 2004 के बाद के हैं, तो उनको जो है मम्मी और पापा दोनों का देना है, कोई एक चीज देना है। और ऐसी भी हमको नहीं लगता कि ऐसी चीजें हैं जो आप दे नहीं सकते, बस आपको समझना है कि देना क्या है। हाँ, वोटर आईडी आप नहीं दे सकते हैं, पैन कार्ड आप नहीं देंगे, इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल, ये सारी चीजें अगर आप नए मतदाता के रूप में अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाएंगे तो उसमें माना जाएगा। एसआईआर की नोटिस के लिए केवल इतना जितना मैंने बताया ना, 13 चीजें, 13 में से कोई एक चीज ही कोई एक चीज दे दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप लेके जाए बहुत सारी चीजें। हाँ, और 2 नंबर का मुझे नहीं लगता कि लोगों के पास उपलब्ध होगा। हाई स्कूल जिनके पास उपलब्ध है, पहला तो हाई स्कूल ले लीजिएगा, सबसे अच्छा है। निवास प्रमाण पत्र आप लोग ले सकते हैं, अच्छा है। जाति की कैटेगरी में 80% लोग 79 जो है जाति में ही आते होंगे, तो अपना जाति प्रमाण पत्र ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा ये समझ लीजिए कि जिनको भी नोटिस जा रही है उसमें डेट लिखा होता है, स्थान लिखा होता है, ठीक। मान लीजिए आप बिजी हैं, उस डेट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन भिजवा दीजिए, या आपको एक नोटिस पे अगर अनुपस्थित होंगे तो दूसरी डेट मिलेगी। केवल एक नोटिस पे आपको जो है, अगर सेकंड नोटिस पे आप नहीं जाएंगे तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, ठीक। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप नोटिस को ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लीजिएगा, बट ज्यादा लाइटली भी नहीं लीजिएगा। मतलब इसको लेकर आप ज्यादा चिंता भी मत करिएगा, बट इसको हल्के में भी मत लीजिएगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, ठीक। तो बस यही है कि आप लोग जो है, अगर आपको नोटिस आई है तो जवाब जरूर दीजिए। नोटिस आया है आप लोगों का तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहे। और हाँ, मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है, ठीक है। आप लोग मतदान अवश्य करिएगा। तो मैं बात करती हूँ कि आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मुझे जुकाम है तब भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में आया था, किसी का कमेंट आया था कि एसआईआर नोटिस के बारे में भी एक वीडियो बना दीजिए। तो इसी वजह से मुझे जुकाम है, बट मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं बाद में बनाऊँ तो नोटिस की डेट ओवर हो जाए और आप जो है शायद ना सबमिट कर पाए या ना पता हो। कुछ लोगों को ऐसा होता है, उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हम कौन सा सबमिट करें। तो आसान ये है कि खितौनी सबसे सरल ऑप्शन है। अगर खितौनी नहीं है तो परिवार रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, हाई स्कूल, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं। हो तो जो भी आपके पास है, प्रधानमंत्री आवास मिला हो, घरौनी हो और पट्टा वगैरह मिला हो, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती है। सरकारी कर्मचारी हैं उसको दे सकते हैं, पहचान पत्र, भुगतान, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने बीएलओ से बात कर लीजिएगा, वो भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी
मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।